हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपनी पॉलिटी को आप जो है बिल्कुल खत्म करने की कगार पर चल रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर जो आज करेंगे भाग, हम उसका जो है अपनी पॉलिटी का भाग 19वां करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने भाग 18 तक बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने खत्म कर लिया, ठीक है। अच्छे तरीके से हमने मतलब एक तरीके से निपटा लिया अपनी पॉलिटी से पीछे की। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है, थ्योरी बेस्ड क्लासेस हैं दोस्तों, उन क्लासेस को आप देख लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों कंटेंट है, ठीक है। अगर आपने क्लासेस पूरी कर ली, स्टार्टिंग से देखी है, फिर आप जो किसी भी एग्जाम्स में बैठ जाना, पॉलिटी में आप जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे भाग हमारा 19। भाग 19 में दोस्तों हमारे मिसलेनियस आ जाता है, यानी कि विविध इसमें दे रखा है। इसमें हमारी परिभाषाएं वगैरह आ जाती है, ठीक है। ये हमारा अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 तक इसमें जो है दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठना और क्लास के साथ साथ ही नोट करते हुए चलना, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम करेंगे अपनी क्लास को स्टार्ट। हम इसमें देखेंगे दोस्तों प्रकीर्ण, विविध या फिर मिसलेनियस, ठीक है। इनका मतलब तीनों का एक ही होता है। और जो हमारा मिसलेनियस होता है, यानी कि ये मिश्रण होता है, तो इसमें परिभाषाएं दे रखी हैं हमें, जैसे जनजाति मतलब अनुसूचित जनजाति की परिभाषा, अनुसूचित जनजाति की परिभाषा और कर की परिभाषा, माल की परिभाषा, ये हमारी जो है इसमें जो हमारा भाग 19 है इसमें दे रखा है। जैसा कि दोस्तों जब हम कोई नया अपना जो ये भाग स्टार्ट करते हैं, जैसा कि मैं आपसे बताता हूँ उसमें कि जो हमारा स्टार्टिंग से वो पहला ही क्वेश्चन बन जाता है, तो हमसे यहाँ से पूछ लेता है कि भाग 19 में क्या दे रखा है, यानी कि भाग 19 जो है हमारे कितने आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आर्टिकल आ जाते हैं हमारे अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 तक, यानी कि 367 तक हमारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो बिना किसी उसके हम करते हैं अपनी क्लास को अगले स्टार्ट में, यानी कि अगला हम इसमें देखेंगे दोस्तों, ये हमारा आर्टिकल इसमें 361 जो है ये इसमें दे रखा है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और जो राज प्रमुखों को उनके पद पर रहते हुए अदालती जो कार्यवाही से विशेष संरक्षण है। यानी दोस्तों इसमें यह है, जो हमारा राष्ट्रपति है, राज्यपाल है और जो हमारे राज प्रमुख होते हैं, ठीक है, तो जो उनके अगर वो पद पर रह रहे हैं तो उनके खिलाफ जो है भी कोई भी अदालती जो कार्रवाई होगी वो उन पर कार्रवाई नहीं चलेगी जब तक वो अपने पद पर रहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसी में हमारे जो आर्टिकल 361 है, इसी में दोस्तों हमारे कुछ पॉइंट ये दे रखे हैं। इन पॉइंट को भी हम समझते हुए चलेंगे साथ साथ कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए किसी भी न्यायालय में आपराधिक कार्रवाई से पूरी तरह से छूट पाते हैं। यानी जो हमारे राष्ट्रपति और जो हमारे राज्यपाल होते हैं, ठीक है, जब तक ये अपने पद पर रहते, मतलब जो है अपने जब तक जो है अपने पद पर आसीन रहते हैं, तब तक जो है न्यायालय में जो है कोई भी जो आपराधिक कार्रवाई होगी ये इनसे जो है पूरी तरह से छूट मिल जाती है। यानी कि जो जब तक जो हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल है, जब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं, तब तक जो है इन पर जो हमारे न्यायालय के द्वारा कोई भी आपराधिक कार्रवाई जो इनके ऊपर नहीं होगी। ये हमारा आर्टिकल 361 इसमें बताता है। यानी कि इनको जो आपराधिक जो कार्रवाई है इनसे पूरी तरीके से इनको जो है छूट मिल जाती है जब तक ये अपने पद पर रहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसी में अगला पॉइंट इस अनुच्छेद में हमारा ये बताता है कि इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया जा सकता। जो आर्टिकल हमारा 361 है, ठीक है, अगर हमारे जो राष्ट्रपति के खिलाफ में कोई राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ में, ठीक है, कोई गिरफ्तारी वारंट आता है, ठीक है, अगर ये अपने पद पर आसीन है, तब जो अपने पद पर ये बने हुए हैं, ठीक है, तब तक इनके खिलाफ जो है कोई भी जो गिरफ्तारी वारंट होता है वो भी नहीं आ सकता, ठीक है, और न ही इनके ऊपर जो आपराधिक कोई कार्रवाई हो सकती, ठीक है। अब दोस्तों इसी में ही हमारा अगले पॉइंट में हमारा दोस्तों ये दे रखा है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ व्यक्तिगत क्षमता में किए गए कामों पर नागरिक कार्रवाई सिर्फ 2 महीने की पूर्व सूचना के साथ ही की जा सकती है। यानी जो हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ जो व्यक्तिगत क्षमता में जो किए गए उन्होंने काम जो किए हैं, ठीक है, यानी कि एक जो व्यक्ति के रूप में इन्होंने जो कार्य किए हैं, ठीक है, उस पर जो इनके ऊपर जो कार्रवाई होगी, कार्रवाई होने से पहले जो है, ठीक है, इनको 2 महीने पहले जो सूचना दे दी जाएगी कि इनके ऊपर यह कार्रवाई होगी, ठीक है। यानी कि इनको जो सूचना मिल जाती है 2 महीने पहले, अगर जो व्यक्तिगत नागरिक के रूप में इन ऊपर जो है कोई कार्रवाई होगी तो, ठीक है। अब इसमें अगला जो हमारा पॉइंट दोस्तों वो ये दे रखा है कि राष्ट्रपति के आचरण की जांच के लिए संसद के किसी भी सदन द्वारा नियुक्त कोई भी न्यायालय, अधिकरण या संस्था जांच कर सकती है। और दोस्तों इसमें यह बात आ जाती है कि राष्ट्रपति के आचरण की जांच करनी होती है, ठीक है, आचरण यानी कि उसका कैरेक्टर वगैरह की जो जांच करनी होती है, ठीक है। तो जो संसद का जो हमारा कोई भी सदन है, ठीक है, संसद का हमारा एक तो कोई भी सदन हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में, ठीक है, या फिर संसद के द्वारा कोई भी नियुक्त जो संस्था वगैरह हो जाती है, जैसे हमारा न्यायाधिकरण हो गया, यानी कि कोई अधिकरण वगैरह हो गया, या फिर हमारा न्यायालय हो गया, तो वो भी इसकी जांच कर सकती है, ठीक है। आगे देखेंगे क्योंकि वो भी दोस्तों जो है हमारा संसद के द्वारा बनाया गया, संसद के द्वारा ही नियुक्त किए गए, ठीक है। अब दोस्तों इसी में ही हमारा ये देख लेंगे अगले पॉइंट में दोस्तों, इसमें क्या देखा आर्टिकल 361 के में कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को
दी गई सुरक्षा का मूल लैटिन कहावत, यानी कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो इन्हें सुरक्षाएं दी गई हैं, इनको जो है लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? इनको जो है रेक्स नॉन पोटेस्ट पोकेरे, यानी कि राजा कुछ भी गलत नहीं कर सकता से मिलता है। यानी जो राज्यपाल और जो राष्ट्रपति होता है, जो इनको सुरक्षाएं दी गई हैं, यानी कि जब तक ये अपने पद पर हैं, इनके ऊपर जो कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है, और इनकी सिर्फ जांच हो सकती है, यानी कि इनके ऊपर कोई भी जो वारंट, गिरफ्तारी वारंट होता है, वो भी इनके खिलाफ नहीं लाया जा सकता जब तक ये पद पर रहते हैं। तो दोस्तों जो इन्हें सुरक्षाएं मिली हैं, इनको जो है लैटिन भाषा में हम जो है रेक्स नॉन पोटेस्ट पोकेरे जो है इनको कहा जाता है। यानी कि इसका अर्थ हिंदी में दोस्तों ये निकल के आता है कि राजा जो है कुछ भी गलत नहीं कर सकता, ठीक है, इसका अर्थ हमारा यहाँ से निकलता है, ठीक है। अब दोस्तों इसी में हमारा आर्टिकल 361 को हमने देख लिया बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो है हमारे क्वेश्चन जो है कथन के रूप में हमसे पूछ लेता है। इसी तरीके से दोस्तों हमने जो है जो आर्टिकल हमारा 361 उसको जो है बिल्कुल गहराई से हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अगर आर्टिकल 361 से क्वेश्चन अगर एग्जाम से आपसे पूछा जाएगा तो इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों इसी में देखेंगे हमारा अगला आर्टिकल 362 आया था, यानी कि आर्टिकल 362, ठीक है। आर्टिकल 362 में दोस्तों ये कहा गया है कि भारतीय राज्यों के शासकों के अधिकारों और विशेष अधिकार, जो हमारे भारतीय राज्यों के जो शासक है, ठीक है, शासक जैसे कि हमारे बड़े बड़े अधिकारी हो गए, ठीक है, राज्यपाल हो गए, ठीक है, और ये हमारा जैसे राष्ट्रपति हो गए और जो मुख्यमंत्री वगैरह, ठीक है, जो इनके अधिकार और जो विशेष अधिकार है, ठीक है, उनको इसमें बताया गया आर्टिकल 362 के तहत। तो दोस्तों इसमें हमारे जो आर्टिकल 362 है, इसके कुछ पॉइंट हमारे इसमें ये दे रखे हैं कि संसद या राज्य विधानमंडल की तरफ से कानून बनाते समय या संघ या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस्तेमाल करते समय, ठीक है, ठीक है, किसी देशी राज्य के शासक के अधिकारों, विशेष अधिकारों और प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में गारंटी या आश्वासन का ध्यान रखा जाना चाहिए, ठीक है। इसमें दोस्तों हमारा ये कहा गया है कि संसद या राज्य विधानमंडल की तरफ से कोई कानून बनाया है, ठीक है, मान लो जो हमारी संसद है या फिर राज्य विधानमंडल है, ठीक है, इन्होंने कोई कानून बनाया, ठीक है, तो कानून को जो बनाते समय इन्हें क्या क्या बातें जो है ध्यान में रखनी चाहिए। इन्हें जो है संघ या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस्तेमाल करते समय, ये हमारी जो संघ, अगर हमारी संसद कानून बनाएगी तो संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है उसका इस्तेमाल, ठीक है, उसका इस्तेमाल जो करते समय, ठीक है, क्या इनको जो ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगर राज्य की कार्यपालिका बना रही है तो जो शक्ति है उसकी, उसको यूज करते समय उसका जो है उसको क्या मतलब जो क्या ध्यान में रखना चाहिए वो देखेंगे इसमें हम, कि किसी देशी राज्य के शासकों के अधिकारों, विशेष अधिकारों और प्रतिष्ठा से जुड़े मामले में गारंटी आश्वासन का ध्यान जो है रखा जाना चाहिए, सही है। जो ये कानून वगैरह बनाएंगे तो ठीक है, तो उनको जो ध्यान में रखेंगे इनके अधिकारों को, विशेष अधिकार और जो इनकी प्रतिष्ठा है, ठीक है, जो यानी कि इनकी प्रतिष्ठा मतलब जो है यानी कि इनका कैरेक्टर बढ़िया है, इस तरीके से जो गारंटी वगैरह होती है, आश्वासन जो होता है इनका, ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। ये जो संघ या राज्य की कार्यपालिका के द्वारा जो शक्ति का इनका जो है प्रयोग किया जाएगा तब, ठीक है। हाल जो इसको जो आर्टिकल हमारा 261 है ना, इसको दोस्तों 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जो है इस जो अनुच्छेद है हमारा आर्टिकल 362 इसको जो है खत्म कर दिया गया, ठीक है। जो हमारा ये था क्योंकि दोस्तों इसमें जो था हमारा जो हमारी संघ की कार्यपालिका थी, ठीक है, जो इसकी शक्तियां होती थी, और जो राज्य की कार्यपालिका थी, जो राज्य का विधानमंडल था, ठीक है, जो अपनी ये कार्यपालिका की शक्ति को जो यूज करता था, ठीक है, तो उसमें जो है ये अपनी जो है उसमें मनमानी करता था। तो दोस्तों इसमें जो है 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जो है इसको खत्म कर दिया गया, यानी कि इसको जो है निरस्त कर दिया गया आर्टिकल 362 को, ठीक है। दोस्तों इसको जो है आप नोट कर लेना हाईलाइट करके, ठीक है। अब दोस्तों हमारा जो इसमें आर्टिकल 363 आया था, यानी दोस्तों आर्टिकल 362 में मैंने आपको बताया यानी कि इसका स्टार्टिंग में जो यूज कैसे होता था, ठीक है, इसमें जो केंद्र और जो हमारा राज्य था ये किस तरीके से कानून बनाता था, ठीक है, वो क्या क्या ध्यान रखता था और इसको जो है किस लिए इसको खत्म किया गया वो भी मैंने इसमें आपको बता दिया, ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखेंगे हमारा आर्टिकल 363, ठीक है। आर्टिकल 363 दोस्तों हमारा ये कहता है कि कुछ संधियों, समझौतों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप पर रोक, यानी कुछ जो हमारी संधियां होती है, ठीक दोस्तों, संधियां हमारी ये है कि इसका मतलब ये है जैसे हमारे देश ने किसी अन्य देश से कोई व्यापार के लिए संबंध बना लिया, कोई समझौता कर लिया, जैसे कि भारत रूस का जो अधिकतर संबंध बने रहते हैं, ठीक है, जैसे संबंध कर लिया आयात निर्यात का, यानी कोई परमाणु हथियार वगैरह खरीद लिए, या जैसे कुछ समझौते वगैरह हुए हमारे, या जैसे कोई संधियां वगैरह हुई, ठीक है, तो उनसे जो उत्पन्न विवाद होगा, ठीक है, या फिर जैसे हमारा राज्य और केंद्र के बीच में हो जाते हैं कुछ संधियां, ठीक है, जो ठीक है, तो उसमें जो विवाद वगैरह होते हैं तो उसमें जो है न्यायालय का जो हस्तक्षेप है उस पर रोक लगाई गई है, क्योंकि उसके अंदर जो है न्यायालय अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा आर्टिकल 363 इसमें बताता है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे आर्टिकल 363 जो है हमारा 363, तो इसके जो कुछ पॉइंट है उनको हम इसमें जो है कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें पहला पॉइंट हमारा ये कहता है कि किसी भी संधि,
समझौते, अनुबंध, सगाई, सनद या अन्य समान साधनों से उत्पन्न विवादों में न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय का क्षेत्राधिकार हो। जैसे हमारे कोई संधि समझौते होते हैं, ठीक है, और जो हमारी सनद वगैरह होती हैं, तो इसमें जो इनसे उत्पन्न जो विवाद होंगे, ठीक है, इन विवादों में ना तो सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करेगा यानी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट, और ना ही जो हमारे अन्य न्यायालय जो 25 हमारे हाई कोर्ट है, ना ही वो इसके अंदर जो है मतलब जो है हस्तक्षेप करेंगे, यानी कि उनका क्षेत्राधिकार इससे हमारा अलग हो जाता है। यानी कि जो हमारे विवाद वगैरह इन न्यायालयों के जो क्षेत्राधिकार के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसी में जो हमारा अगला पॉइंट दोस्तों ये कहता है हमारा कि यह उन विवादों को शामिल करता है जो भारतीय राज्य के किसी शासक द्वारा संविधान के प्रारंभ से पहले किए गए किसी भी अनुबंध से संबंधित है। यानी दोस्तों इसका मतलब हमारा यह है इस पॉइंट का कि यह उन विवादों को शामिल करता है, यानी कि जो ये विवाद जो होते हैं हमारे, इसमें जो वो विवाद आ जाते हैं जो कि जो हमारा भारतीय राज्य के किसी भी शासक द्वारा जो है संविधान के प्रारंभ से पहले किए गए अनुबंध है। यानी कि जो भारत के किसी भी राज्य के द्वारा जो उसका शासक है, ठीक है, शासक तो इस टाइम जो हमारे जैसे मुख्यमंत्री को मान लेते हैं, ठीक है, ठीक, तो इसमें जो है वो संविधान के प्रारंभ होने से जो पहले अनुबंध कर दिए गए थे, मतलब जो पहले समझौते वगैरह हो गए थे संविधान के लागू होने से, ठीक है, तो ये उन पर जो है उन पर रोक लगाता है न्यायालय की, ठीक है, जो हमारे संविधान लागू होने से पहले समझौते जो अनुबंध थे वो पहले ही बना लिए गए थे, ठीक है, उन पर यहाँ पर न्यायालय का हस्तक्षेप को यहाँ पर रोकता है, यानी न्यायालय के जो इसमें जो हस्तक्षेप न्यायालय नहीं कर सकता। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हम आगे चलेंगे, आगे भी दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट आर्टिकल हमारा 363 में अगला पॉइंट हमारा है कि कोई भी विवाद जो ऐसे अनुबंधों से उत्पन्न होता है न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर माना जाता है। यानी जैसा भी मैं आपको पीछे बता कर गया हूं, जो हमारा कोई भी विवाद है, ठीक है, इन जो है हमारे अनुबंध हुए थे, जो समझौते संधियां जो हमारी सनद वगैरह है, ठीक है, जो हुई थी हमारी, तो इसमें जो उत्पन्न विवाद है ये न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर माना जाता है। ठीक है, ये न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंदर नहीं आता। अगर ये न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अंदर आता तो दोस्तों इसके अंदर जो है न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता था, लेकिन ये इसके जो है जो इसका क्षेत्राधिकार है उससे ये बाहर आता है, उसमें जो है इसलिए ये हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इसलिए जो हमारे न्यायालयों पर रोक लगाई गई है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में ही अगला पॉइंट हमारे यह आता है, यह उन अधिकारों और दायित्वों से भी संबंधित है जो उन अनुबंधों के आधार पर उत्पन्न होते हैं। मतलब जो ये अधिकार है हमारे, ठीक, अधिकार जो दायित्व है ये उनसे भी संबंधित है कि जो अनुबंध जो है इस आधार पर जो मतलब जो ये हमारे अनुबंध हुए थे इनके आधार पर जो अन्य विवाद उत्पन्न होंगे, ठीक है, वो भी हमारे जो ये जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंदर नहीं होंगे, जो कि इन अनुबंध जो हमारे वो समझौते संधि हुए थे इनके आधार पर भी और कोई अन्य विवाद होगा तो वो भी इसके क्षेत्राधिकार से हमारा बाहर होगा। ठीक है, अब दोस्तों इसी में जो है हम अगला देखेंगे, हमारा अगला आर्टिकल है, हमारा आर्टिकल इसके अंदर हो जाता है आर्टिकल 364। ठीक है, आर्टिकल 364 में दोस्तों हमारा ये बताया गया है कि प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों के संबंध में विशेष प्रावधान। यानी कि आर्टिकल 364 में यह है कि जो हमारे प्रमुख बंदरगाह हैं, ठीक है, और जो हमारे हवाई अड्डे हैं तो उनके संबंध में जो विशेष प्रावधान किए गए वो आर्टिकल 364 के तहत मतलब जो है बताए गए। दोस्तों अगर आप कहो तो दोस्तों इसमें जो हमारे जो देश के अंदर हमारे प्रमुख बंदरगाह हैं, ठीक है, यानी कि सभी बंदरगाह और जो हमारे प्रमुख बंदरगाह हैं, ठीक है, 12 से 13 बंदरगाह, ठीक है, उनके ऊपर एक क्लास लेकर के आ सकते हैं। अगर दोस्तों आप कमेंट में बताना कि इसके ऊपर आपको बंदरगाहों पर क्लास चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, तो दोस्तों एक कमेंट जरूर करना। और दोस्तों जितने भी हमारे बंदरगाह यानी कौन सा बंदर कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, कब वो जो हमारे प्रचलन में हुआ था, मतलब कहाँ से उसको जो उसका मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन जो शुरू हुई थी कब से उसमें स्टार्ट हुई थी, मतलब पूरा विस्तार से इन बंदरगाहों को देखेंगे क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ से जो क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, कमेंट जरूर करना दोस्तों कि क्लास लेकर के आई जाए या नहीं लाई जाए। ठीक है, तो दोस्तों इसी में हमारा आर्टिकल 364 जो है, ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट है, इसके कुछ पॉइंटों को हम यहाँ देख लेंगे। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं के कुशल प्रबंधन और विकास को सुनिश्चित करना है जो भारत की आर्थिक वृद्धि और कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी जो हमारा आर्टिकल 364 है, ठीक है दोस्तों, जो इसका महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है, ठीक है, जो इसका प्रमुख उद्देश्य है, जो हमारी बुनियादी जो सुविधाएं हैं, ठीक है, उनके कुशल प्रबंधन और विकास को जो सुनिश्चित करना है। ठीक है, जो भारत, तो ठीक है, जब दोस्तों इसमें जो है इनकी बुनियादी सुविधाओं को और जो इनका कुशल प्रबंधन है, ठीक है, और ठीक है कुशल प्रबंधन के जो विकास को हम अगर सुनिश्चित कर देंगे, ठीक है, वो सुनिश्चित हो जाएगा तो जो हमारा देश की जो आर्थिक वृद्धि होगी और जो हमारी कनेक्टिविटी होगी, ठीक है, तो वो हमारी बढ़ेगी। उसके अंदर दोस्तों ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे क्योंकि दोस्तों अगर हम जो हमारी बुनियादी सुविधाएं हैं, ठीक है, उनका अगर हम कुशल प्रबंधन कर देंगे और उनके जो विकास को सुनिश्चित कर देंगे कि हाँ इनका विकास जो हमें ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है, जब दोस्तों विकास ज्यादा से ज्यादा होगा, ठीक है,
हमारे देश के अंदर ट्रांसपोर्टेशन जो ज़्यादा से ज़्यादा होगी बंदरगाहों के द्वारा, तो दोस्तों इससे जो हमारे देश की जो आर्थिक वृद्धि होगी वो मतलब जो आर्थिक वृद्धि जो है हमारे देश की, इससे आर्थिक वृद्धि होगी और जो हमारी कनेक्टिविटी होगी वो हमारी कनेक्टिविटी भी फैलेगी, यानी कि कनेक्टिविटी का भी हमारा विस्तार होगा। ठीक है, जब बंदरगाहों का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हमारा कि अगला पॉइंट आर्टिकल 364 का, इसमें दोस्तों ये कहा जाता है संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर सीधे लागू नहीं होते हैं, परंतु अधिसूचना के माध्यम से उन्हें संशोधित किया जा सकता है। मतलब दोस्तों हमारे संसदीय जो विधानमंडल द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, ठीक है, जो हमारे प्रमुख बंदरगाह हैं, जो हमारे प्रमुख जो है हवाई अड्डे हैं, ठीक है, जैसे हमारा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा हो गया, सबसे बड़ा माना जाता है, ठीक है, उसका दिल्ली के अंदर है। ठीक है, तो ठीक है, तो इसमें जो है जैसे तो जो ये संसद जो राज्य विधानमंडल के द्वारा जो कानून बनाया जाता है तो वो इन पर जो है सीधे लागू नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एक अधिसूचना एक जारी कर दी जाती है। ठीक है, अधिसूचना संशोधित करके जो मतलब जो कानून बनाए गए हैं उसी को दोस्तों एक अधिसूचना के रूप में, मतलब उसी जो हमारा कानून बनाया गया था उसको संशोधित करके अधिसूचना के माध्यम से जो उस पर लागू कर दिया जाता है, लेकिन ये सीधा कानून जो है इन पर लागू नहीं होता है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे अगला हमारा आर्टिकल जो है आर्टिकल 365, इसमें देखेंगे कि आर्टिकल हमारा 365 क्या कहता है। दोस्तों अभी तक आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक बना रखा है। ठीक है, उसमें एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हमने थ्योरी क्लासेस कराई हैं, तो दोस्तों थ्योरी क्लासेस को आप साथ साथ नोट करते हुए चलना। ठीक है, और दोस्तों अगर आपने को प्रैक्टिस करनी है तो दोस्तों जैसे कि हम जो स्टार्टिंग है हमारे चैप्टर पूरे होते जा रहे हैं, ठीक है, तो दोस्तों हम उन चैप्टर की भी प्रैक्टिस क्लास हम कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने 4 क्लासेस कर ली हैं। ठीक है, तो उनमें जो है हमने दोस्तों उसमें आपको लेवल भी पता चल जाएगा कि हम किस लेवल का अपनी थ्योरी करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों वो रिवीजन क्लासेस भी उनको कर लेना। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम संडे टू संडे एक एक्ट को निपटाते हुए चलेंगे, तो हमने उसमें जब पोक्सो एक्ट अपने देख लिया था कि, और दोस्तों बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने उसको देखा था। अगर आपने वो पूरा एक्ट कर लिया तो आप जो है यूपीएससी में वहां से दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन बनता है, वहां से आप जो अपना जो है कोई भी क्वेश्चन उस एक्ट से छोड़ नहीं पाएंगे। और दोस्तों संडे टू संडे जो है हम एक एक्ट को निपटाते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर आपने वो भी अपनी क्लास नहीं देखी एक्ट वाली तो उस क्लास को भी देख लेना दोस्तों, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको कोई डाउट वगैरह रहता है क्लास के थ्रू, ठीक है, आपको कोई डाउट वगैरह रहता है कि क्लास में अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो दोस्तों आप जो है या तो क्लास के जो है कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट कर सकते हैं। और ठीक है, अगर कमेंट नहीं करते हैं तो दोस्तों मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में ही जो है अपनी जो टेलीग्राम आईडी है, ठीक है, उसका मैंने आपको जो है टेलीग्राम आईडी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में ही दे रखी है, वहां से आप जो सीधे मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे जो हमारा आर्टिकल 365 है। ठीक है, आर्टिकल 365 दोस्तों हमारा क्या कहता है कि कोई राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करता तो राष्ट्रपति जो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। यानी दोस्तों हमने जो देखा था जो हमारा राष्ट्रपति जो हमारा ठीक है राष्ट्रीय आपातकाल था, राष्ट्रीय आपातकाल हमारा आर्टिकल 352 में आ जाता है। ठीक है, वो हमने बिल्कुल विस्तार से देख लिया दोनों क्लासेस, अपनी 2 क्लासों में हमने जो दोस्तों राष्ट्रीय उपबंध जो है हमारा, ठीक है, उसको हमने मतलब जो आपातकाल उपबंध थे जर्मनी के संविधान से हमने लिए थे, उनको दोस्तों हमने बिल्कुल विस्तार से अपनी दोनों क्लासों में देख लिया था। जो आर्टिकल हमारा 352 था, ठीक है, उसमें जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल बताया गया है। जो आर्टिकल दोस्तों हमारा 356 यानी 356, उसमें दोस्तों जो है हमारा संवैधानिक आपातकाल, राष्ट्रपति शासन या फिर राज्य आपातकाल जो है उसमें आ जाता है। ठीक है, और दोस्तों हमारा जो आर्टिकल 360 है, ठीक है, 360, उसमें हमारा वित्तीय आपातकाल आ जाता है। उसको भी हमने अच्छे तरीके से देख लिया कि वो कैसे हमारा लागू होता है, सत्र क्या नहीं कितने वक्त तक। ठीक है, वो दोनों क्लासेस नहीं देखी आपने तो दोस्तों कल वाली दोनों क्लासेस वो देख लेना। तो दोस्तों इसमें जो है हमारा वो तो मैंने बता दिया था आपको, वो 3 आर्टिकल है उनके अंतर्गत आ जाता है। लेकिन दोस्तों आर्टिकल जो हमारा 365 है ये राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि अगर कोई भी जो हमारी राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार के अगर निर्देशों का पालन नहीं करती है तो राष्ट्रपति जो है हमारे वो उस राज्य के अंदर जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इसलिए मैं इसमें जो इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप कहेंगे कि आपने जो है वो 2-3 आर्टिकल बताए थे, उसमें आपने राष्ट्रपति के बारे में बता दिया था। ठीक है, आपातकाल से संबंधित जो हमारे 3 आर्टिकल है तो उसमें आपने बताया था, लेकिन जो आर्टिकल 365 है ये तो हमारा अलग हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें जो आर्टिकल 365 है हमारा ये राष्ट्रपति के अधिकार को दर्शाता है कि राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। ठीक है, ये राष्ट्रपति के अधिकारों में आ जाता है आर्टिकल हमारा 365। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो हमारा ये था कि कोई भी राज्य, ठीक है, केंद्र सरकार ने मान लो कोई निर्देश दिया हमारे, ठीक है, और अगर वो राज्य जो उन निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति जो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। दोस्तों इसमें मैंने बताया था कि राष्ट्रपति शासन जो है हमारा जो राष्ट्रपति लगाते हैं ये हमारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है लगाते हैं। ठीक है, या फिर हमारा राज्यपाल जो है उस राज्य से अगर राज्यपाल को लगता है कि इसका संवैधानिक तंत्र जो विफल हो रहा है तो राज्यपाल जो है हमारा उस राज्य का राष्ट्रपति को सूचना देगा, तब राष्ट्रपति जो उसकी सूचना पर जो है वहां पर राष्ट्रपति शासन हमारा राज्य के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसी में ही हमारा आर्टिकल 300
365 में जो आर्टिकल 365 में कुछ हमारे पॉइंट है वो दिए गए कि इस स्थिति में राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के मुताबिक नहीं चल रहा है। मतलब इसका कहने का मतलब दोस्तों यह है कि अगर निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है वो राज्य, तो दोस्तों इसमें राष्ट्रपति ये मान सकते हैं कि राज्य का जो हमारा राज्य का शासन है वो संविधान के प्रावधानों के मुताबिक नहीं चल रहा है, यानी कि वो जो है हमारा संवैधानिक तरीके से नहीं चल रहा है, जो वहां का संवैधानिक तंत्र है वो वहां पर जो है विफल हो रहा है। ठीक है, ये मान सकते हैं हमारे राष्ट्रपति, तब वो वहां पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हमारा अगला पॉइंट ये आ जाता है कि राष्ट्रपति एक उद्घोषणा जारी करके राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, यानी कि आर्टिकल 365 हमारा जो है दोस्तों ये पूरी तरीके से राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि आप जो अगर आप कोई भी राज्य आप मतलब जो केंद्र सरकार ने कानून बनाए, जो निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों का पालन अगर नहीं करता है तो आप जो एक उद्घोषणा करके जो है राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति लगा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसी में जो है हमारा अगला जो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल दोस्तों इसमें आ जाता है आर्टिकल 366, यानी कि आर्टिकल 366। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल हमारा 366 जो है इसमें परिभाषाओं से संबंधित है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि हम जो है बिल्कुल पॉलिटी को सभी आर्टिकल्स को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, और दोस्तों मैं चाहता तो आपको इस आर्टिकल्स को मैं छोड़ भी स्किप भी कर सकता था, यानी छोड़ भी सकते थे हम इसको, लेकिन दोस्तों मैंने आपसे वादा किया है सभी आर्टिकल्स को हम कवर करेंगे, यानी कि आर्टिकल 1 से स्टार्ट करके हम आर्टिकल दोस्तों जो 395 तक बिल्कुल पूरा करेंगे। ठीक है, जो इनके सब आर्टिकल्स हैं हमने उनको भी देखा था, जैसे कि दोस्तों हमारे जो सब आर्टिकल्स को मिला करके जो हमारे सब क्लोज हो जाते हैं वो 425 के समथिंग हमारे पहुंच जाते हैं। ठीक है, जो हमारे मेजर आर्टिकल है वो हमारे 395 सभी को हम जो है कवर करेंगे, और जो हमारे दोस्तों संविधान के भाग हो जाते हैं वो हमारे जो मेजर भाग हैं हमारे सीधे सीधे वो 22 भाग हैं हमारे। ठीक है, और जो इनके जो सब क्लोज दे रखे हैं हमारे इन भागों के, तो इनको मिला करके लगभग 25 हो जाते हैं। ठीक है, हम उनको भी कवर करेंगे और कवर करते हुए दोस्तों आ रहे हैं। अब दोस्तों हमारा जो है 19वां हमारा भाग चल रहा है आज दोस्तों, हम 19वें को यहाँ पर जो है हम खत्म कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा 20, 21, 22 3 भाग बचेंगे, यानी कि 3 से 4 दिन में जो हमारी पॉलिटी बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और फिर दोस्तों हम उसके बाद में जो हमारी जो आयोग वगैरह दे रखे हैं, ठीक है, जैसे हमारा संघ लोक सेवा आयोग हो गया, मानवाधिकार आयोग हो गया, इस तरीके जो हमारे आयोग हैं इनको करेंगे, और जो हमारी समितियां थी उनको करेंगे। और दोस्तों जो स्टार्टिंग में हमारे रेगुलेटिंग एक्ट आए थे 1700 जो हमारा 1700 मतलब जो है हमारा 1919 का 1935, ठीक है, 1909 जो, ठीक है, मार्लियामेंटो एक्ट जो आए थे ना, इनको हम कवर करते हुए चलेंगे अब बाद में। ठीक है, 22 भाग करने के बाद में। अब दोस्तों हमारा जो आर्टिकल 366 है, अब दोस्तों इसमें हमारे 366 में जो है हमारा परिभाषा दे रखी है कि किसकी क्या क्या परिभाषा है। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि निर्माण अनुबंध के तहत माल के हस्तांतरण पर कर। ठीक है, ये भी हमारा इसी के आर्टिकल 366 के, मतलब जो हमारा आर्टिकल 366 है, ठीक है, ये इसमें जो है बताता है कि कर से संबंधित भी है आर्टिकल हमारा 366, और जो हमारी परिभाषा है, ठीक है, ये अनुसूचित जाति जनजातियों से भी हमारा संबंधित है, उनको भी दोस्तों हम आगे देखेंगे। पहले दोस्तों हम इसमें जो 3-4 पॉइंट है हमारे, ये कर से संबंधित है और ये भी हमारे आर्टिकल 366 के अंतर्गत ही आते हैं। तो दोस्तों इनको भी हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हमारा पहला पॉइंट ये दे रखा है कि निर्माण अनुबंध के तहत माल के हस्तांतरण पर कर। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट दोस्तों यह है किराया खरीद या किस्तों पर माल की डिलीवरी पर कर। जैसे दोस्तों हम कोई किराया देते हैं या कोई खरीद करते हैं या फिर किस्त के जो माल पर जो हमारा डिलीवरी वगैरह होती है, ठीक है, तो उस पर भी कर जो है केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। अब अगला पॉइंट दोस्तों इसमें है किसी भी माल का इस्तेमाल करने के अधिकार के हस्तांतरण पर जो है कर। जैसा आप दोस्तों किसी भी माल का जो है इस्तेमाल जो प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, आप जो कोई चीज खरीद करके लेकर के आए, ठीक है, आप जो उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका अधिकार है कि आप उसको खरीद करके लेकर आए तो आप जो उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो हस्तांतरण कर रहे हैं आप, तो उस पर भी आपको जो है आपको जो है कर देना होगा। जैसे दोस्तों आपने जो कोई आपने जो है जमीन खरीदी, ठीक है, जमीन खरीदने के बाद में दोस्तों आपने वहां पर जो है अपना मकान बना लिया। ठीक है, अब दोस्तों उसमें जो मकान है कि आप तो ये कहेंगे कि जो मकान है वो हमने पैसा करके खरीदी है और हमने पैसा लगा करके अपना मकान बनाया, ठीक है, अब ये हमारा हो गया। लेकिन दोस्तों वो पूरी तरीके से फिर भी आपका नहीं होता है, उसमें भी दोस्तों आपको जो है टैक्स देना होता है। ठीक है, आपको भी वहां पर जो है जैसा हाउस टैक्स वगैरह होता है वो आपको देना होता है। ठीक है, अब दोस्तों इसी का ही मतलब हमारा यह है कि किसी भी माल का इस्तेमाल यानी कि प्रयोग, ठीक है, करने के अधिकार के हस्तांतरण पर जो है कर लगाया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में अगला पॉइंट हमारा ये हो जाता है कि किसी सेवा या माल की आपूर्ति पर कर। ठीक है, आप दोस्तों कोई सेवा वगैरह है, ठीक है, या माल की आपूर्ति
वगैरह कर रहे हैं तो उस पर भी जो है एक कर लगाया जाता है, वो भी हमारा केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। जैसे दोस्तों हमारा एक्साइज कर वगैरह हो जाते हैं, आय कर, और ठीक है, जैसे इनकम टैक्स हो गया हमारा, ठीक है, सीमा शुल्क हो गया, ठीक, और चुंगी कर वगैरह हो गए, ये भी हमारा आर्टिकल 366 के अंतर्गत ही दोस्तों इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे, इसका भी अगले पॉइंट एक हमारा ये है, अगला पॉइंट में दोस्तों ये बताया गया है कि किसी निगमित संघ या व्यक्ति के निकाय द्वारा अपने किसी सदस्य को माल की आपूर्ति पर कर, यानी कि जो हमारा अनिगमित संघ या फिर व्यक्ति है, ठीक है, उसके द्वारा उसका कोई निकाय, मतलब उसकी कोई संस्था वगैरह, तो उसके जो अपने किसी अन्य सदस्य को जो माल की आपूर्ति करेगा, ठीक है, माल वगैरह देगा उसको, ठीक है, अपना, तो उसमें दोस्तों जो है उसकी आपूर्ति पर भी जो है उसको कर देना होगा। ठीक है, अब दोस्तों हमारा 366 जो है हमने इसमें परिभाषाओं को देख लिया। अब दोस्तों हमारा इसमें आ जाता है कि आर्टिकल 366 का खंड 25 है हमारा। ठीक है, खंड 25 में हम दोस्तों ये देखेंगे इसमें कि दोस्तों जो हमारे कर वगैरह थे, जो इसके अन्य खंड थे आर्टिकल हमारे 366 के, वो हमने दोस्तों इसमें कवर कर लिया, लेकिन इसमें दोस्तों वो टाइप नहीं किए थे मैंने। ठीक है, वो मैंने ऐसे ही आपको जो है यानी कि पॉइंट बाय पॉइंट इसमें बता दिए। ठीक है, तो आर्टिकल हमारा 366 का खंड 25 में दोस्तों यह है कि अनुसूचित जनजातियों को ऐसी आदिवासी जाति या आदिवासी समुदाय या इन आदिवासी जातियों और आदिवासी समुदायों के भाग या उनके समूह के रूप में जिन्हें इस संविधान के उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति माना गया है, ठीक है, को परिभाषित किया है। मतलब जो आर्टिकल हमारा 366 है, आर्टिकल 366 के खंड 25 में दोस्तों जो हमारे अनुसूचित जाति और जो हमारे अनुसूचित जनजाति हैं, ठीक है, इनको जो है परिभाषित किया गया है, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि इनकी परिभाषा दे रखी है। ठीक है, और जो हमारा इन अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजाति जो हम मानते हैं, ठीक है, इन्हें आर्टिकल 342 के तहत जो है हम इनको मानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम आगे जानेंगे कि आदिवासी जनजाति जो होती है, ये मतलब इनके किन आधार पर जो है इन्हें आदिवासी जनजाति माना जाता है। ठीक है, इनकी पहचान जो है किस तरीके से की जाती है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो हमारा है अगले पॉइंट में कि अनुसूचित जनजातियों की पहचान इन आधारों पर की जाती है। एक तो आदिम लक्षण होने चाहिए इनके, जैसे कि आदिवासियों वाले लक्षण इनके होने चाहिए, विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए, यानी कि जो संस्कृति है इनकी सामान्य लोगों से जो है अलग जो है, जैसे हम तुम लोगों से जो है इनकी जो संस्कृति है वो अलग होनी चाहिए, यानी प्राचीन तरीके की वाली जो है इनकी जो संस्कृति है वो होनी चाहिए। और भौगोलिक अलगाव होना चाहिए। भौगोलिक अलगाव ऐसा होना चाहिए यानी कि जैसे हम मैदानों वगैरह में रहते हैं, ठीक है, और जो इनका भौगोलिक अलगाव है ये होना चाहिए, जैसे हम मैदानों में रहना, ये जो है पहाड़ी इलाकों में, जंगलों में आपको जो है रहने को मिलते हैं। ठीक है, और जो है ये बड़े समुदाय से संपर्क में जो है शर्म, यानी कि जो हमारे बड़े समुदाय होते हैं, जैसे ये जो लोग हैं ये हम तुम लोगों के बीच में जो है नहीं आना चाहते, मतलब जो है इनसे ये शर्म करते हैं और ये जो है हम लोगों से जो दूर भागते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये जो है जंगल वगैरह में अधिकतर मिलते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो समग्र पिछड़ापन है, दोस्तों जो इनका जो पिछड़ापन है, ठीक है, इनकी दोस्तों जो पहचान वगैरह की जाती है इसी आधार पर की जाती है, इसके आधार माने जाते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही हमारी पिछड़ी जाती है, मतलब जो पिछली जनजातियां होती हैं, ठीक है, तभी दोस्तों इन्हें जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हमारा आर्टिकल हमारा 367 आ जाता है, यानी कि आर्टिकल 367, यह हमारा लास्ट आर्टिकल है भाग 19 का। ठीक है, तो दोस्तों इसको भी हम बिल्कुल विस्तार से देखेंगे कि इसमें क्या क्या हमारा बताया गया है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हमारा ये कहा गया है कि आर्टिकल 300 जो हमारा आर्टिकल 367 है कि संविधान की व्याख्या के लिए जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं वो आर्टिकल हमारे 367 में बताए गए। ठीक है, जो संविधान की व्याख्या के लिए क्या क्या निर्देश हमारे दिए गए उनको दोस्तों हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हमारा इसमें आर्टिकल जो 367 है इसके कुछ पॉइंट है उनको भी हम दोस्तों इसमें जो है कवर करते हुए साथ साथ अपने चलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसमें यह संविधान के शब्दों और अवधारणाओं को समझने के लिए सामान्य खंड अधिनियम के प्रावधानों का इस्तेमाल या फिर उपयोग या प्रयोग करता है। ठीक है, जो संविधान के शब्द हैं और जो संविधान की अवधारणाएं दी गई हैं, ठीक है, यह आर्टिकल हमारा 367 जो है हमारा इनको समझने के लिए जो एक अधिनियम के प्रावधान का प्रयोग करता है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में जो हमारा अगले पॉइंट में यह बताया गया है हमारा कि यह संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों के संदर्भ में अध्यादेशों के यहाँ से दोस्तों इस्तेमाल सब तो काट दो, थोड़ा हमारा गलत है, ये सही नहीं, इसको जो दोस्तों आप कर दो उपयोग कर लेंगे हम इसको, उपयोग या फिर प्रयोग कर लेंगे हम इसको। ठीक है, आप जो नोट्स में अपने इसको प्रयोग लिख लेना। तो जो हमारा इसमें बताया गया है कि यह संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों के संदर्भ में अध्यादेशों के उपयोग को भी ध्यान में रखता है। ठीक है, जो हमारे आर्टिकल 367 है, जो हमारे दिशा निर्देश उसमें दिए जाते हैं, जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे तो उन दिशा निर्देश दिए जाने के संबंध में दोस्तों हम जो है क्या क्या ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, तो उसमें संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, ठीक है, उन कानूनों में जो अध्यादेश वगैरह दिए, जो अध्यादेश दिए गए उसको भी जो उपयोग
में मतलब जो उपयोग जो उनके कानून जो मतलब जो ये जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे, ठीक है, उनका जो उपयोग किया जाएगा वो हमारे राज्य विधानमंडल और संसद के द्वारा जो कानून बनाए गए, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए ये बनाए जाएंगे, ठीक है, मतलब दिशा निर्देश दिए जाएंगे। अब दोस्तों इसी में हमारा अगला पॉइंट यह आता है कि यह संविधान के विभिन्न हिस्सों की व्याख्या करने के लिए भी मार्गदर्शन देता है। यानी जो हमारा आर्टिकल 367 है, ये संविधान के जो विभिन्न हिस्से हैं हमारे, जो पार्ट हमारे पार्ट बाय पार्ट जो हमारे अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है, तो उनको भी देखने में जो है ये हमारी जो व्याख्या करता है, ठीक है। अब दोस्तों इसी में हमारा अगला पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि यह कानूनी सिद्धांतों को सुसंगत रूप से लागू करने का भी काम करता है। यानी जो हमारे कानूनी जो सिद्धांत वगैरह होते हैं उनको भी ये अच्छी तरीके से लागू करने का काम करता है आर्टिकल हमारा 367, ठीक है। जो ये दिशा निर्देश दिए जाएंगे ये भी इसमें जो है मददगार होंगे। अब दोस्तों अगले पॉइंट में हमारा ये बताया गया है कि यह अध्यादेशों जैसे कार्यकारी कार्यों की भूमिका को मान्यता देता है। यानी जो हमारे अध्यादेश की जो हमारे कार्यकारी अध्यादेश होते हैं, ठीक है, जो उनके कार्यों की भूमिका होती है ये उनको भी हमारा मान्यता देता है आर्टिकल 367, ठीक है। अब दोस्तों इसी में हमारे अगले कुछ पॉइंट हैं उनको भी हम इसमें देख लेंगे कि यह विधायी अधिनियमों के प्रति अध्यादेशों की वैधता और समतुल्यता सुनिश्चित जो है करता है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 367, ठीक है। अब दोस्तों इसी में हमारा अगला पॉइंट ये आ जाता है कि यह राष्ट्रपति को कुछ राज्यों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विदेशी राज्य न घोषित करने का भी अधिकार देता है। यानी कि दोस्तों जो हमारा राष्ट्रपति को, ठीक है, जो आर्टिकल हमारा 367 है ये एक तरीके से हमारा राष्ट्रपति पर, ठीक है, भाग 19 जो है हमारा एक तरीके से राष्ट्रपति को ही अधिकार देता है इसमें कि राष्ट्रपति जो है जो हमारे कुछ राज्यों को जो विशिष्ट उद्देश्य वगैरह होते हैं तो दोस्तों उसमें जो है विदेशी राज्य जो है उनको घोषित नहीं करेगा। जैसे कि हमारा दोस्तों जो पांडिचेरी था हमारा, ये हमारे यहाँ पर फ्रांसीसी रह रहे थे, ये फ्रांसीसियों मतलब यहाँ से निकलना नहीं चाह रहे थे फ्रांसीसी, और जैसे दोस्तों यहाँ से हमारे पुर्तगाली जो है गोवा से नहीं जाना चाह रहे थे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से जो है इनको जो अधिकार दिया गया था, ठीक है, यहाँ पर इन्हीं को देखते हुए राष्ट्रपति को दोस्तों अधिकार दिए गए थे कि ये मतलब जो इन राज्यों को जो विदेशी राज्य घोषित नहीं कर सकता, ये राष्ट्रपति को अधिकार दिया था, ठीक है। अब दोस्तों इसी में हमारा अगला पॉइंट ये आ जाता है कि यह संविधान के लागू होने के समय नागरिकता के लिए सामान्य निवास के मानदंडों को स्पष्ट करता है। यानी कि जो हमारा संविधान लागू होने के समय जो हमारे नागरिकता से संबंधित जो हमारे सामान्य निवास के मानदंड है उनको भी हमारा स्पष्ट करता है आर्टिकल 367, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो है हमने ये अपना पूरा कवर कर लिया आर्टिकल 367 तक, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो है हमारे कितने भाग हमने अपने कंप्लीट कर लिया वो देखेंगे दोस्तों। हमने दोस्तों इसमें भाग हमारे 19 तक हमारे कंप्लीट हो गए, यानी कि 1 से 19 तक दोस्तों हमने जो है सफर अपना पूरा कर लिया है। और दोस्तों आप अगर स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों आपने देखा होगा कि हमने सभी आर्टिकल्स को कवर किया, यानी कोई भी आर्टिकल छोड़ा नहीं है, ठीक है। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो दोस्तों आप जो है नोट्स को एक बार और रिवीजन कर लेना, फिर दोस्तों उसके साथ में जो है हम दोनों मिल करके, सही है, उसमें जो है दोस्तों इन मतलब जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए फिर हम जो एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आया करेंगे, उनको कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। 25 से 30 क्वेश्चंस हुआ करेंगे उस प्रैक्टिस सेट में, और जितने प्रीवियस हमारा पॉलिटी का पूछेगा उसको दोस्तों हम इसमें कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो हमने आर्टिकल 1 से स्टार्ट करके आर्टिकल हमने जो है 367 तक मतलब जो है हमने पूरा कर लिया है, ठीक है, यानी 367 तक आर्टिकल हमने कवर कर लिए। अब दोस्तों हमारे 3 भाग रह गए हैं, ठीक है, उन भागों को भी दोस्तों हम 4 से 5 दिन की क्लास होगी हमारी, उसमें कवर कर लेंगे। और दोस्तों जो हमारी जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो हमारी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होगी अब, ठीक है, जो हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे यूपीएसआई ओरिएंटेड होगा। फिर दोस्तों आपको जैसा कि मैंने बताया था कल वाली क्लास में जो हमारा दोस्तों रीजनिंग का जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है वो दोस्तों हमारा यूपीएसआई के अंदर ही होता है, ठीक है। अब दोस्तों उसको जो है हम एक जो हमारा सेट हम स्टार्ट करेंगे उसको दोस्तों हम जो है अपना जो है मंडे से स्टार्ट करेंगे अपना रीजनिंग के सेट को, ठीक है। मंडे से हमारी क्लास दोस्तों रीजनिंग की भी स्टार्ट हो जाएगी प्रैक्टिस सेट। अब दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना सपोर्ट जो है दोस्तों ज्यादा से ज्यादा बनाए रखें, तो और दोस्तों चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें, और दोस्तों अपने दोस्तों को जो सजेशन दें कि जो आप पैड कोर्स खरीदते हैं, पैड कोर्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको पॉलिटी पढ़नी हो तो दोस्तों आप जो यहाँ से पॉलिटी पढ़ सकते हैं। दोस्तों अपने दोस्तों को जरूर बताएं और चैनल को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है, आपसे दोस्तों यही रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब दोस्तों फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।